देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करी गई है। इन्होंने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वागोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। यानी हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया और समझते हैं कि यहाँ पे क्या बात बोली गई है। देखो, वागोत्स्की की बात करी जाए तो ये एक रचनाकार है। कैसे है? रचनाकार है। इनके बारे में इन्होंने भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। और क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको काफी सपोर्ट मिला होगा। और आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज हमारा क्लास नंबर 3 है, जहां पे हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले जो हम एक बार सीडीपी पूरी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी जो है एक न्यू प्लेलिस्ट है जहां पे हम सीडीपी को एकदम टॉपिक बाय टॉपिक यानी मॉक टेस्ट वाइज मतलब आपको एकदम सीरीज से दे रहे हैं सब कुछ, है ना। ये इस प्लेलिस्ट में जो है हम आपको एकदम नए तरीके से मॉक टेस्ट और जितने भी क्लासेस हो सकेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको मतलब कि बहुत ही बेहतर तरीके से अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए। और हो सकेगा तो मतलब हो सके तो आप नोट्स बनाते जरूर रहिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको रिवीजन तो करना पड़ता है ना। तो होपफुली आपको क्लास बहुत बेहतर लगने वाली है अगर आप खुद से थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। पीपीटी बहुत ही बेहतर तरीके से बनी हुई है। हर क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट थी वहां पे हमने सारे टॉपिक्स को मतलब कि डिटेल में समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पहले नंबर में मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हो सकेगा तो इससे पहले करना क्या, आप देखो नोटिफिकेशन का इंतजार आप कर रहे थे बहुत दिनों से, तो नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है ना। तो तैयारी अगर आपकी पहले से होती रहेगी तो आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे, अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए जब फॉर्म निकलता है उसके बाद में आप पढ़ना स्टार्ट करते हो 2 महीने का टाइम मिलता है जस्ट, है ना। तब आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी पहले से हो जाती है। अगर आप अभी से तैयारी बेहतर करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आपका स्कोर आएगा अच्छा खासा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझ समझ के एनालिसिस करके मतलब बढ़िया से पढ़िएगा, है ना। टाइम पास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर टाइम पास करना है तो बहुत सारे लोग भीड़ मचाए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप एक बार पास कर लीजिए। सीटेट एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और आप आसानी से इजीली पास कर लीजिए, पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। देखो वस्तु स्थायित्व की योग्यता के बारे में पूछा गया है कि किस अवस्था में यानी डेवलपमेंट की कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पे जो होता है वस्तु स्थायित्व बच्चे के अंदर आ जाता है। देखो संवेदी चालक की बात करी जाए तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। मतलब संवेदी चालक की जो अवस्था है वो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है तब की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात करी जाए तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। लेकिन अगर मूर्त संक्रियात्मक की बात करी जाए तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और औपचारिक की बात करी जाए यानी फॉर्मल की बात करी जाए तो 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है ये जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक के अंदर आती है। लेकिन विकास के कह रहे हैं किस चरण में बच्चे अनुकरण, देखो अनुकरण जो वर्ड आया है इसका मतलब है अनुकरण के बारे में बताया था स्किनर ने। किसने बताया था? स्किनर। देखो आप हर वर्ड का मतलब जानते रहिएगा, है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप आंसर बता दीजिए बस निकल लो, आप ऐसा नहीं। जब आप डिटेल में पढ़ते तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बात आएगी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पे, है ना। तो वस्तु स्थायित्व की जो होती है वो संवेदी चालक में आती है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। क्लियर थी बात? तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। फर्स्ट आंसर इज द राइट ओवर एयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या बात बोलने की कोशिश करी जा रही है। लिखा हुआ है जीन प्याजे आ गए। देखो जीन प्याजे के बारे में बात करी जाए तो ये एक रचनाकार है। कैसे हैं? रचनाकार हैं जिन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट को 4 भागों में बांट दिया हुआ है ना। डेवलपमेंट को क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया है और इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है। कैसा होता है? नन्हा साइंटिस्ट होता है जो खुद से क्या करता है, अन्वेषण करता है, खुद से अन्वेषण करता है, खोज करता है ना। बहुत ही क्रिएटिव बच्चा होता है इन्होंने बोला। और ये भी बात है, आपको कई सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ मिलता है कि बच्चे जो होते हैं खाली प्लेट के रूप में पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत कुछ साथ में जाते हैं। और एलएडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चे इस क्षमता के साथ में पैदा होते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बताया था। किसके बारे में? इसके बारे में चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं बिना पढ़े। चलिए लिखा हुआ है जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती, लिखा हुआ है एक बच्ची जो है वो सूरज को कहती है सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है। अपनी सोच में क्या दर्शाती है, यहाँ पे एक बच्ची जो है
वो क्या कह रही है, सूरज जो है, सन जो है, जो हमें रोशनी देता है, उसको क्या कर रही है कि सजीव मान रही है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो रोशनी देता है। अपनी सोच में वो क्या दर्शाती, क्या वो जीववादी चिंतन कर रही है, केंद्रीकरण कर रही है, अप्रतिवर्तिता कर रही है, या फिर वस्तु स्थायित्व कर रही है। देखो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व की कोई बात नहीं हो रही है ना, या फिर अप्रतिवर्तिता की कोई बात नहीं, ना तो केंद्रीकरण की बात हो रही, यहाँ पे जीववादी चिंतन की बात हो रही कि बालिका कह रही है कि सूर्य यानी सन जो है उसके अंदर भी जान है ना, वो भी सजीव है क्योंकि वो हमें रोशनी देता है ना, जैसे सुबह होती है वो हमें रोशनी देता है। उसे लग रहा है कि बालिका कह रही है उसके अंदर जान है, वो सजीव है, तो हम जाएंगे जीववादी के साथ में। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है ना। सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे, समझेंगे कि आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, अगर आपने बताने की कोशिश जरूर करिए, और आपको कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जरूर प्लान करेंगे। देखो अगर जब आप बताओगे कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है तो हम समझ भी पाएंगे, है ना, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक। आप कमेंट करिए और उस टॉपिक का नाम लिखिए, हम देन नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग उस टॉपिक के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे जो आप बताओगे, है ना। हम अपने चैनल पे सीडीपी हो गया, हिंदी पैडोलॉजी को, सीडीपी को, साइंस को बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे अगर आप जनरल से तो केवल आपको 82 मार्क्स लाने हैं। चलिए देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वागोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। अब इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि लेव वागोस्की के अकॉर्डिंग कौन सी जो संरचना है वो सही नहीं है। अगर वागोस्की की बात करी जाए, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। इनके सिद्धांत की बात करी जाए तो सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक, क्या नाम है, सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत। इनके जो है सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने कल्चरल टूल को बहुत इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा रोल दिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी है किसको, कल्चर यानी इन्वायरमेंट को। बच्चे मतलब कहा इन्होंने कि बच्चा जो होता है अपने समाज के थ्रू सीखता है, जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा बच्चा सीखता है। चलिए वाइगोस्की भी एक रचनाकार है, ये भी क्या है, ये भी एक रचनाकार है, और इन्होंने भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है इन्होंने, भाषा को बहुत बातें बताई, मतलब भाषा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, और भाषा कौशल के बारे में आपको बता चुका हूं पहले से ही। देखो वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या स्कीमा पार सामाजिक अंतरक्रिया। देखो समाज को जब इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है तो सामाजिक अंतरक्रिया तो होगी होगी आपस में भाई। जब समाज का इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में बताया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं डिस्कस करते हैं, सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। जब वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, सहयोग करते हैं, वहां पे बच्चा सीखता है। पाड़ के भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। पाड़ का मतलब है मचान, ढांचा, इसका फोल्डिंग। जब आप जैसे मान लीजिए टीचर आप पढ़ा रहे हो और बच्चा कहीं पे थोड़ा सा अटक रहा है और आप एज अ टीचर उसकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं तो वो पाड़ होता है, जिसको इंग्लिश में इसका फोल्डिंग बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके बारे में भी वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है। लेकिन अगर स्कीमा की बात करी जाए तो इसके बारे में प्याजे ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है, प्याजे ने बताया हुआ है, ना कि वाइगोत्स्की ने। तो यही हमारे पास गलत ऑप्शन है, जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है, तो हम जाएंगे बी के साथ में। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4th पे सॉरी, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। ये भी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वाइगोत्स्की जी क्या कह रहे हैं, पढ़ते समझते हैं कि क्या बोला गया है। देखो लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। अब हमसे फिर से यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा सही है, किसके लिए, निहितार्थ के यानी सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए, यानी शैक्षणिक प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो ये बात गलत है। बच्चों में जितना आप डिस्कस कराओगे, सहयोग कराओगे, कोलैबोरेट कराओगे, क्लास उतनी एक्टिव होगी, बच्चा उतना एक्टिव होगा, है ना। और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, बाल विकास हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है। बच्चा भगवान है मान लीजिए, बच्चे गलत हो ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना, सीडीपी में बच्चा गलत हो ही नहीं सकता 110%। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा। देखो अगर कह रहे हैं कि इनाम की बात करी जाए या सजा की बात करी जाए तो ये दोनों ही गलत बातें हैं, क्योंकि आपको पता है WHO ने साफ बना कर रखा है कि आप बच्चे को सजा दे ही नहीं सकते, मतलब आप उनको मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, ये सख्त गलत
है ना। तो आपको इनाम देके ये कोई कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आप इनाम दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। उपर्युक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, ये गलत बात है। हमारे पास एक बेटर ऑप्शन लिखा हुआ है कि उपर्युक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ व आलंबन देना, यानी जहां पे बच्चा अटक रहा हो आपको वहां पे थोड़ी सी उनकी मदद करनी है ना। देखो बहुत सिंपल है कि बच्चा जहां पर भी आपको अटकता दिखे तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मदद उसकी करेंगे ताकि बच्चा जो है अपना काम पूरा कर सके, समझ सके वो पूरी चीज को, है ना। तो कॉन्सेप्ट पूरा थोड़ी सी अगर आप मदद कर दोगे तो बच्चा अपना पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेगा। तो हम जाएंगे सी के साथ में। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है कोहलबर्ग से रिलेटेड है, जिन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है। देखो बात करी जाए कोहलबर्ग की तो इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है। जैसे हमारे वैगॉत्स्की हैं, जैसे हमारे जीन पियाजे हैं, उसी तरीके से कोहलबर्ग है, उसी तरीके से स्किनर है, सब सेम है। ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान दिया है, सीटेट में तो ये आते ही आते हैं। चलिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता होती है। देखो लिखा हुआ है कोहलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत दिया हुआ है उसके अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन, देखो दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए के रखने की इसमें बात नहीं करी गई। कानूनों और नियमों को बनाए रखने के लिए, कानूनों और नियमों को बनाने के लिए इसकी कोई बात नहीं हो रही। अमूल सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना, जो सभी, देखो यहाँ पे एक ही बात बोली गई थी, नैतिक विकास में बोला गया है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। तो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए, देखो सीटेट में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डिस्कस किए हो और ये क्वेश्चन अगर आपको सीटेट में वहां मिलेगा तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। चलिए हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं कि प्रगतिशील कक्षा के बारे में क्या बात करी गई है। जो कक्षा इंटरेस्टिंग है, प्रिंट एनवायरनमेंट है जहाँ का, और क्लासरूम बहुत ही एक्टिव है, जहाँ के बच्चे बड़े एक्टिव हैं, उसकी बात करी गई कि एक प्रगतिशील कक्षा में माहौल कैसा होता है, यानी प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। चलिए लिखा हुआ है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सभी बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम में, यानी सभी को एक जैसा सिलेबस आप नहीं दे सकते ना, वो तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। जैसा बच्चा होता है जिस क्लास में आप डालते हो उस अकॉर्डिंग उसका सिलेबस होता है। सभी को आप निश्चित पाठ्यक्रम कैसे दे दोगे, है अनुसार सीखने के लिए बाध्य, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते, किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आपको यही पढ़ना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ओपन एंडेड रखना है, बच्चा जैसे समझता है उस तरीके से उसको समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, आपको सभी को पता है, आप जैसे किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो या किसी भी कॉलेज में जाते हो तब आपको दिखता है कि आप टीचर्स जो होते हैं लेसन प्लानिंग करते हैं, यानी आज हमको ये पढ़ाना है, कल हमको वो पढ़ाना है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं। आजकल की लर्निंग तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है ना, यानी हर कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी करके सिखा रहे हैं ताकि सारे बच्चे इजिली समझ सकें कॉन्सेप्ट को। चलिए तो ये बात तो एकदम गलत हो गई। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते। मे भी ये ऑप्शन अच्छा दिख रहा है हमें। बच्चों की योग्यता के अनुसार उसका नामीकरण, बच्चों की योग्यता के अनुसार उसका नामीकरण बिल्कुल नहीं करना। आपको बच्चों को सेपरेट नहीं करना है बिल्कुल, है ना। उनको साथ में पढ़ाइए, साथ में सहयोगात्मक अधिगम कराइए, एक साथ बैठा के कोलैबोरेट डिस्कशन कराइए, हैं। बच्चे इनाम, मैंने पहले बोल दिया था इनाम की कोई बात नहीं करनी, आपको सजा वगैरह तो देनी ही नहीं है। हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनसे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी गतिविधि करते हैं जहां पे वो अपनी क्षमताओं का आकलन कर पाते हैं कि हम इतना कर पाएंगे, है ना। जब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं किसी चीज को, कोई गेम भी खेलते हैं तब भी अपने आपका आकलन कर पाते हैं कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, है ना। होता कि नहीं होता है। तो हम जाएंगे बी के साथ में। चलते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात करी गई है, लिखा हुआ है विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। यानी विद्यार्थियों को जब आप आकलन करते हैं, जब आप टेस्ट वगैरह लेते हैं, जब आप आकलन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो उसका आकलन करने का मतलब क्या है, मतलब टेस्ट लेने का मतलब क्या होता है, ये बात यहाँ पे पूछी गई। देखो देखो यार, मौज में पढ़ते रहो, मजे मजे में पढ़ते रहो, है ना। इतने इंटरेस्टिंग होती है सीडीपी, चाहे हिंदी पढ़ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजे मजे में पढ़ो और खेल खेल में सीख लिया करो, है ना। बोरियत लेने की कोई जरूरत है ही नहीं यार मेरे। लिखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आकलन के लिए क्या उद्देश्य, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना। मे भी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है हमें। आगे लिखा हुआ है शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। ऐसा क्यों, ये कोई बात हुई यहाँ पे, है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, केवल रजिस्टर और रिकॉर्ड पूरा कर देना और बच्चों से कोई मतलब नहीं है।
कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने। आप बच्चों को, मैंने पहले बोल दिया, आपको सेपरेट नहीं करना है, जस्ट आपको सभी को साथ में रखना है। हमारे पास एक बेटर दिखा, देखो आप आंसर को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। सारे पढ़ लिया करो। सीडीपी में क्या होता है, कभी कभी हमें चारों ऑप्शन अच्छे दिख सकते हैं, समझ सकते, मतलब कि वो चारों ऑप्शन जो है हमें समझ में आएंगे कि ठीक कह रहा है, लेकिन हमें को जो है हमें बेस्ट के साथ में जाना है, जो आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट हो। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अध्यापन की प्रभावशीलता, यानी अध्यापन जो आप पढ़ा रहे हो तो उसकी प्रभावशीलता, यानी नॉलेज जो है इफेक्टिव होना चाहिए, आपके पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव होना चाहिए, और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना। ठीक बात है, आप अपने आप को संशोधित कर रहे हो, या बच्चे जो सीख रहे हैं उसको संशोधित करने की कोशिश कर रहे हो, या बच्चे कहाँ तक समझ सके हैं, यानी उनका आकलन कहाँ तक, जब आप टेस्ट लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा कितने पानी में है, कहाँ तक वो समझ पा रहा है, होता ही नहीं होता है। तो इनके जरिए आप आकलन का, देखो टेस्ट लेने का मतलब यही तो होता है, हम ये समझ पाते हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है, होता कि नहीं होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। चलिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या बात बोल दी गई है, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, किसे, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उनके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखो फिर से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछ दिया गया है, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है। देखो मुद्रित पुस्तकें ठीक बात है, उपशीर्षक वाले वीडियो ठीक बात है, जिनको सुनाई नहीं देता उनको आप देखने की दिखा सकते हो ना, देख के आप उनको प्रेरित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र ठीक बात है, इनमें अभी आप बच्चे को दिखाओगे, लेकिन जब बच्चा सुनने में दिक्कत है बच्चे के अंदर ना, तो आप उसको सिर्फ किताबें क्यों दिखाओगे भाई, ये गलत बात है ना। जब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो आप ऐसा लर्निंग मटेरियल क्यों यूज करोगे कि जहां पे सुनाई देने की चीज हो, है ना। बच्चे को आप दिखाने की कोशिश करोगे कि वो देख के समझ सके, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है। तो यही हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करेंगे, क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की, क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई, बहुत ही बेहतर बात बोली गई है। देखो एक टीचर जो है, एक शिक्षिका जो है, अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे, यानी जो बच्चे क्रिएटिव हैं, है ना, जो समझदार बच्चे हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उनकी पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए उसको। क्या रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत वाले उत्तर, सही और गलत उत्तर वाले विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले प्रश्न। भाई अगर आप क्रिएटिव या रचनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या किसी भी टाइप के बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है खुले जवाब होने चाहिए, खुले जवाब वाले होने चाहिए, यानी ओपन एंडेड होने चाहिए, जहां पे बच्चा डायग्नोस कर सके, अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट तरीके से लगा सके, यानी बहुत तरीकों से लगा सके बुद्धि को, है ना। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में, क्योंकि ओपन एंडेड वो होता है जहां पे बच्चा जो होता है डिफरेंट टाइप से सोचता है ना, डिफरेंट टाइप से सोचने की कोशिश करता है, अपना दिमाग लगाता है, जिससे उसका संज्ञान बेटर होता है। चलिए अब हम चलेंगे आगे और समझेंगे हमारे आगे क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उनको आपको क्या करना चाहिए। देखो कह रहे कि बच्चा जो होता है अब स्कूल आने से पहले बहुत सारी चीजें सीख जाता है, होता नहीं होता है कि बच्चे घर से बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं, अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीख के आते हैं। वही लिखा हुआ है कि वह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है वो क्या होने चाहिए, उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। मतलब आप स्कूल में बच्चे जो घर से नॉलेज लाए हैं उनको आप इग्नोर कर दोगे, ऐसा होगा, उन्हें नकार देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखो ये सब गलत बात है। यहाँ पे बच्चा जो घर से लाता है उसे आगे बढ़ाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि चाहे एनईपी की बात करी जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जाए 2020 की, तो इन्होंने भी बोला है कि बच्चे को क्लास 5th तक या क्लास 8th तक आपको उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल हो, है ना, बच्चा जिस लैंग्वेज को समझता हो, जो उसके घर की भाषा हो, उस भाषा में क्लास 5th तक या क्लास 8th तक पढ़ाइए, ताकि वो समझ सके। बाद में आप किसी भी लैंग्वेज को समझाने की कोशिश कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चा जो घर से लाता है उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हीं चीजों से रिलेटेड और नॉलेज उनको गेन कराना चाहिए। देखो अब आगे चलेंगे, समझेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो हो सके तो नोट्स बनाते रहना, और नोट्स नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो यार मारते ही रहना, है ना।
क्योंकि जब आप रिवीजन करके जाते हो तो हमारा अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है वहाँ पे एग्जाम टाइम पे, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अब उस टाइम पे क्या होता है, माइंड में यही चलता है कि यार कुछ तो पढ़ लिए होते, थोड़ा सा रिवीजन करके जब जाओगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए खुद के लिखे हुए, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं तो लिखने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, देखते हैं कि क्या बात बोली गई है। लिखा हुआ है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात करी गई, बढ़ावा नहीं देता है, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। देखो लिखा हुआ, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने के लिए बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। देखो हमसे गलत बात पूछी गई कि कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई, विभिन्न संस्कृतियों के अनुभव गतिविधियों का आयोजन करना। ठीक बात है भाई, हर संस्कृति का अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, यानी जैसे लोग होते हैं उनके अनुसार हमें उनसे बात करनी चाहिए, अनुभव शेयर करनी चाहिए। जैसा लोग होता है हम अपनी बातों को उनके अकॉर्डिंग ही शेयर करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। आगे लिखा हुआ, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने के लिए बढ़ावा देना। ठीक बात है, विद्यार्थी जिस संस्कृति से आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, जिस घर से आते हैं, उनकी संस्कृतियों को, उनके जो घर की परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अनुभवों को साझा यानी उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तो ठीक बात है ये भी। यहाँ पे भी हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि, यानी बच्चा जिस चाहे जैसे समाज से आया हो, चाहे जैसे घर से आया हो, आपको एज ए टीचर उनका सम्मान करना है और सभी को एक साथ रख के पढ़ाना है, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन एक ही ऑप्शन गलत दिख रहा है, लिखा हुआ है केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, यानी जो अच्छी, जो सबसे ज्यादा हाई लेवल की संस्कृति है, यानी जो सबसे ज्यादा हाई लेवल के त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको मनाओ, छोटे लेवल के फेस्टिवल आपको नहीं मनाने हैं क्या? भाई ये गलत बात है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और सीटेड के तौर पे जहां केवल दिख जाए अपने आप काट देना वहां पे, क्योंकि केवल होता ही नहीं है यहाँ पे। चलिए ये टैग वर्ड है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात करी जा रही है, पढ़िएगा जरा। किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, यानी ऐसी कौन सी क्लासरूम होती है जहां पे बच्चा जो होता है बेहतर तरीके से सीखता है और समझता है, बताइएगा। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देना। भाई निष्क्रिय नहीं हो सकता, भाई निष्क्रिय क्यों होगा? बच्चा जहां पे एक्टिव हो वहां जाओ ना, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय क्यों बोलोगे? शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। ये गलत बात, मैंने कहा था केवल जहां पे काट दो। बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं कि बच्चा घर से कुछ, मतलब बच्चे जन्मजात सीखने की जन्मजात क्षमता से पैदा होते हैं, है ना, उनको एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं, तो ये बात भी गलत है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ठीक बात है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, वही बात आ गई, मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं देनी है, सबको डिफरेंट टाइप के मार्गदर्शन, डिफरेंट टाइप का सिलेबस, डिफरेंट टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डिफरेंट टाइप के पढ़ाने की विधियां यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं सभी को आप एक ही जैसा पढ़ा रहे हो, सभी को चाहे समझ में आए चाहे ना आए, सभी को एक ही तराजू में आप तौले दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे बच्चा सामने से समझे उस तरीके से आप बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये बात भी गलत हो गई। हमारे पास एक ही बचा हुआ है, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। ठीक बात है, बच्चा जहां तक समझता है, जितने लेवल का वो समझ सकता है, उसी अनुसार टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चा ज्यादा सीखता है। चलिए हम जाएंगे सी के साथ में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली गई है। पढ़ते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो लिखा हुआ है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे होते हैं। किस चीज से जूझ रहे होते हैं, यानी जिनको कह रहे हैं पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने को, पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है, पठन चीजों से यानी पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है। ये कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे के अंदर क्या डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्प्लेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस किसके बारे में बात की जाए, यानी पढ़ने से रिलेटेड, जो जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसकी बात हो रही है। डिसलेक्सिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिसलेक्सिया की बात हो रही है। यानी हम जाएंगे जो गुणन से, कोई डिसकैलकुलिया की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे कि गुणन वगैरह हो जाएगा, श्रवण की कोई बात हो नहीं, लेखन वैकल्प की कोई बात नहीं हो रही, हमारे सामने बात हो रही पठन वैकल्प की, यानी डिसलेक्सिया बच्चों के अंदर है, इसलिए वो पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ है, यानी पढ़ने में उसको समझ नहीं आता, पढ़ नहीं पा रहा है ना। अगर बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती तो हम जाते गुणज वैकल्प के साथ में, यानी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी तो हम कैलकुलिया के साथ में जाएंगे, यानी किसके साथ में? डिसकैलकुलिया के साथ में। लेकिन पढ़ने में रिलेटेड है तो डिसकैलकुलिया ना होकर के डिसलेक्सिया के साथ में जाएंगे, डिसलेक्सिया के साथ में। चलिए हम जाएंगे बी के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोली गई, बहुत ही बेहतर है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो जवाब आप जरूर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे, भाई एक क्लासरूम में बच्चे डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं, है ना, उनको अलग अलग तरीके से आप सिखाते भी हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। क्या वो विभेदित निर्देश है, मानकीकृत निर्देश है, उद्दीपन है, या अनुबंधन है। जब आप डिफरेंट टाइप से पढ़ाते हो, डिफरेंट टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हो, तो वो विभेदित निर्देश होता है। देखो विभेदित का मतलब है कि आप विभिन्न प्रकार के निर्देश देते हो, है ना, अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करते हो। क्लियर थी बात। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। चलिए आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आगे और समझेंगे आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखो बच्चे कैसे सीखते हैं, चीजों को बनाकर व कार्य करके, ठीक बात है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे कर करके सीखते हैं। किससे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीख करके बनाते हैं, करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। पढ़कर व लिखकर, ठीक बात है, पढ़कर भी सीखते हैं और लिखकर भी सीखते हैं। बोलकर व सुनकर, ठीक बात, सबसे ज्यादा तो अच्छा लिसनर होता है, अगर आप सुनते अच्छा है तो आप लिखो भी अच्छा, पढ़ोगे भी अच्छा, है ना। सोच कर व मनन करके, ठीक बात है, आप सोचोगे और मनन करके चिंतन करोगे, है ना, बिल्कुल सही बात है, आप सोचोगे किसी बात को और फिर सोच समझ के उसके बारे में डिस्कस करोगे। चारों ऑप्शन एकदम बेटर हैं। हम जाएंगे 1 2 3 एंड 4, डी ऑप्शन हमारे पास एकदम करेक्ट है और हम जाएंगे डी के साथ में। क्लियर इतनी बात। चलिए आई होप आपको सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ओवरऑल आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो प्लीज यार पढ़ने की कोशिश करो। हम प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आपको दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितने हो सके तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार, क्योंकि सीटेट में 100 टाइम जो होते हैं प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। तो सेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ये कोई कहने की बात नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज यार कर लिए ना, क्योंकि एक वीडियो में काफी मेहनत लगती है, होता कि नहीं होता है। और आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और कहीं पर भी आपको अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%, है ना। मजे मजे में पढ़ते रहो, होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।